हमने अभी तक 3 अलग अलग सेट्स देखे हैं जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काफ़ी प्रैक्टिस करी है अभी तक। ठीक है, पिछली बार मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, मुझे उम्मीद है कि आपने उसका सोल्यूशन ढूंढा होगा। हम सबसे पहले जिस सेंटेंस से शुरुआत करने वाले हैं वो वही होमवर्क सेंटेंस है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया था। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सेंटेंस नंबर 8वां जो कि था पिछले लेक्चर का होमवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 8वां देख लेते हैं अब। आई एम रीडिंग अ बुक अबाउट स्पेस। मैं अंतरिक्ष के बारे में एक किताब पढ़ रहा हूं। इस सेंटेंस में आपको वर्ब ढूंढना था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वर्ब ढूंढ लिया होगा, क्योंकि इसमें वर्ब ढूंढना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो बिल्कुल भी हताश मत होइएगा, क्योंकि अभी हम बिल्कुल शुरुआती स्टेज पे हैं, बहुत ही अभी हम शुरुआत में हैं अंग्रेजी सीखने के। तो बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम मिलके ढूंढेंगे इस सेंटेंस में वर्ब क्या है। क्या एक से ज्यादा वर्ब है या एक ही वर्ब है? ठीक है, ये भी हम देखेंगे। तो इस सेंटेंस को अब दोबारा से पढ़ते हैं अगर हमें इसमें वर्ब ढूंढना है तो। आई एम रीडिंग अ बुक अबाउट स्पेस। मैं अंतरिक्ष के बारे में एक किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है, इस सेंटेंस में बड़ी सीधी सी बात है, पढ़ना यानी कि रीडिंग एक एक्शन है, एक एक्टिविटी है। तो बहुत सीधी सी बात यह बनती है कि रीडिंग जो है वो वर्ब है ना। अब उसके अलावा एक और वर्ब भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले हम बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देख लेते हैं। ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं, पहले शब्द से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है आई। आई क्या इंडिकेट कर रहा है? मैं। यहां लिखा है ना, मैं अंतरिक्ष के बारे में एक किताब पढ़ रहा हूं। जो मैं है वो आई से पता लग रहा है। ठीक है, तो हम आई का इस्तेमाल करते हैं मैं दर्शाने के लिए। अब देखो, मैंने अपना नाम नहीं लिखा, मैंने इसकी जगह पे आई लिखा। अब नाउन के बदले में कोई चीज आए तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो सीधी सी बात है, ये हो गया प्रोनाउन। बात समझ में आई? इसके बाद आपका है एम। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनता है कि एम क्या है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि इज, एम और आर ये तीनों वर्ब्स होते हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि ये एक श्रेणी के वर्ब्स हैं जिन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, अब दरअसल हम इसके बारे में बहुत चर्चा आगे चल के करेंगे, इतना ज्यादा अभी इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, इतनी गहराई में कूदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी चीजों को थोड़ा ऊपर ऊपर से ही समझना है। ठीक है, सिर्फ फील लेना है। यहां पे एम यानी कि क्या है? हमें पता है कि इज, एम और आर ये तीनों स्थिति बताते हैं। यहां पे एम मेरी स्थिति बता रहा है कि मैं बुक पढ़ रहा हूं, है ना। तो हूं एम से दर्शाया जा रहा है। तो यहां पे एम क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। जैसे मैंने बताया था कि वर्ब जो होता है वो स्टेट भी बताता है, स्थिति भी बताता है। ये मेरी स्थिति बता रहा है कि आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। समझ में आ रही है बात? तो ये स्थिति बता रहा है मेरी, इसलिए ये वर्ब है। और ये एक श्रेणी का वर्ब है जिसे हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आई? एक कैटेगरी है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वर्ब्स हैं इस सेंटेंस में और हमने 2 वर्ब्स ढूंढ लिए। ठीक है, हो सकता है आपने एम को मिस कर दिया हो, तो कोई बात नहीं। आपने रीडिंग ढूंढ लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं ढूंढा तो भी अच्छी बात है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने पहले आपको बताया था कि ए एंड द ये होते हैं आर्टिकल्स, हम इसको इग्नोर करके चलेंगे। तो रीडिंग के बाद है ए, हम इसको इग्नोर कर लेते हैं। यहां लिखा है बुक। बुक माने किताब, और किताब क्या है? नाउन है, क्योंकि हम उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं। बुक जो है नाम दिया गया है इस चीज का जिसे हम किताब कहते हैं, है ना। तो ये नाउन हो गया। अब इसके बाद आता है वर्ड अबाउट। अबाउट का मतलब क्या है? अबाउट का इसमें रोल क्या है? देखो, ध्यान से समझना इस बात को। आई एम रीडिंग अ बुक, ये एक सेंटेंस है, मैं किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है, लेकिन मैं किताब किसके बारे में पढ़ रहा हूं? ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूं स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अबाउट हो गया प्रेपोजिशन, क्योंकि ये रिश्ता बता रहा है, रिलेशन बता रहा है किताब और स्पेस के बीच में, कि किताब जो है वो अंतरिक्ष के बारे में है और मैं जो किताब पढ़ रहा हूं वो अंतरिक्ष के बारे में किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है, हमें पता है कि प्रेपोजिशन जो होता है वो नियर बाय वर्ड्स के बीच का रिलेशन बताता है। तो बुक और स्पेस के बीच का जो रिलेशन है वो ये है कि बुक जो है वो स्पेस के बारे में है, तो ये जो के बारे में वो अबाउट से दर्शाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो बुक जो है वो स्पेस के बारे में है, तो प्रेपोजिशन हो गया इसमें अबाउट। मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद आता है स्पेस। स्पेस क्या है? चीज है, ऐसे समझ के चल सकते हैं, एक ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं, तो स्पेस हो गया नाउन। ठीक है, तो हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में ढूंढ लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 9 की तरफ, यानी कि 9वें सेंटेंस की तरफ। द टीचर गेव अस एन इंटरेस्टिंग असाइनमेंट। ठीक है, शिक्षक ने हमें एक दिलचस्प काम दिया। अब यहां पे हमें एडजेक्टिव ढूंढना है। इस वीडियो को जल्द से जल्द पॉज कीजिए और खुद से इस सेंटेंस में एडजेक्टिव ढूंढ के निकालिए। मुझे उम्मीद है कि आपने कोशिश की होगी और हो सकता है कि आपने एडजेक्टिव ढूंढ भी लिया हो। अगर आपने ढूंढ लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं ढूंढ पाए हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम मिलके एडजेक्टिव ढूंढ लेते हैं। इससे पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। द टीचर गेव अस एन इंटरेस्टिंग असाइनमेंट। शिक्षक ने हमें एक दिलचस्प काम दिया, है ना। अब यहां पे देखो, नाउन अगर ढूंढ ले तो हम एडजेक्टिव आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें यह बात पता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है। तो अगर इस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन है तो उससे पहले जो आने वाला शब्द है वो हमारा एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि नाउन क्या है इस सेंटेंस में। हो सकता है एक से ज्यादा नाउन्स हो, वो भी देख लेते हैं। देखो, टीचर नाउन है, शिक्षक, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है, सीधी सी बात है, एक व्यक्ति को बोला जाता है, तो टीचर हो गया नाउन, ये बात तो क्लियर है। इसके अलावा असाइनमेंट भी नाउन है। अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है, मैं बताता हूं क्या। असाइनमेंट मतलब काम, ठीक है, शिक्षक ने हमें एक दिलचस्प काम दिया। अब आप सोचेंगे कि काम करना तो वर्ब होता है, तो ये असाइनमेंट नाउन कैसे हुआ? देखिए, ध्यान से समझने वाली बात है। असाइनमेंट एक ऐसी चीज है जो टीचर ने आपको दी है, ठीक है, आप कर नहीं रहे हो उसे। यहां इस सेंटेंस में आप कर नहीं रहे हो काम, आपको काम टीचर ने दिया है, और वो काम एक ऐसी चीज है जो आपको टीचर ने दी है। हो सकता है आपको एक पेपर में लिख के दे दिया हो कि ये काम आपको करना है, तो यानी कि कोई चीज आपको दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? असाइनमेंट हो गया नाउन। और अब इस असाइनमेंट के आगे लगा है इंटरेस्टिंग। देखो, टीचर के आगे द लगा है, द जो है वो आर्टिकल है, बड़ी सीधी सी बात है, वो एडजेक्टिव नहीं है, मतलब टीचर का कोई एडजेक्टिव नहीं है। हमने ये नहीं बोला कि बहुत इंटेलिजेंट टीचर है या ऐसा कुछ, हमने यहां पे सिर्फ द टीचर बोला है, ठीक है। यहां पे क्या है, असाइनमेंट के आगे इंटरेस्टिंग लगा है, तो इंटरेस्टिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसीलिए नहीं क्योंकि ये इसके आगे लगा है। समझने वाली बात यहां पे ये है कि ये एडजेक्टिव क्यों है। ये एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये असाइनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, ये असाइनमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। देखो, सीधे से शब्दों में असाइनमेंट नहीं बोला गया, इंटरेस्टिंग असाइनमेंट बोला गया है, यानी कि एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है असाइनमेंट को। मामूली सा असाइनमेंट नहीं है, मामूली सा काम नहीं है, बड़ा ही दिलचस्प सा काम है ना। तो अब समझ में आ रही है बात आपको कि खाली असाइनमेंट नहीं है, मामूली असाइनमेंट नहीं है, दिलचस्प असाइनमेंट है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग हो गया एडजेक्टिव। अब बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ढूंढ लेते हैं। टीचर हमें पता है, टीचर नाउन है, ये हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। अब इसके बाद है गेव। देखिए, गेव वर्ब है, गेव एक्शन है, गेव मतलब दिया, ठीक है।
गिव का पास्ट फॉर्म है गेव, मतलब कि भूतकाल की चीज है, यानी कि टीचर ने हमें एक बड़ा ही दिलचस्प काम दिया, पहले की बात है ये। तो गेव होता है पास्ट फॉर्म ऑफ गिव, ठीक है। तो ये जो दिया है वो एक्शन है, वो दिया था ना हमें, तो ये एक्शन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। इसके बाद है अस। अस मतलब हम, हमारा नाम नहीं दे रखा, अस से हमें दर्शाया जा रहा है, सीधी सी बात है, ये प्रोनाउन है ना। इसके बाद है एन। एन को हमें इग्नोर करना है, आगे बढ़ना है। इंटरेस्टिंग, हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, ये एडजेक्टिव है। असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट है नाउन, ये भी हम पता कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस क्लियर हुआ और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 10 की तरफ। ये आखिरी सेंटेंस होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इस सेंटेंस को। माई सिस्टर ऑलवेज कुक्स डिलीशियस फूड फॉर अस। अब इसमें काफी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और इसका हिंदी में जो मतलब है वो ये है कि मेरी बहन हमेशा हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में आपको प्रेपोजिशन ढूंढना है। माई सिस्टर ऑलवेज कुक्स डिलीशियस फूड फॉर अस। तो कोशिश कीजिए खुद से इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन ढूंढने की। इस वीडियो को अभी के अभी आप पॉज कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने कोशिश की होगी, तो चलिए अब मिलकर ढूंढते हैं इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्या है। माई सिस्टर ऑलवेज कुक्स डिलीशियस फूड फॉर अस। मेरी बहन हमेशा हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है, ठीक है। काफी टैलेंटेड बहन है, स्वादिष्ट खाना बनाती है भाई सबके लिए, बड़ी अच्छी बात है। तो यहां पे देखिए प्रेपोजिशन क्या है। देखिए मेरी सिस्टर डिलीशियस खाना बनाती है, यानी कि स्वादिष्ट खाना बनाती है, और वो किसके लिए बनाती है, वो हम सबके लिए बनाती है ना। तो ये जो अस है और माई सिस्टर ऑलवेज कुक्स डिलीशियस फूड, यानी कि मेरी बहन जो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, उसके बीच का रिश्ता कौन बता रहा है, उसके बीच का रिश्ता फॉर बता रहा है। फॉर मतलब ये बता रहा है कि किसके लिए वो ये खाना बनाती है, किसके लिए वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, हम सबके लिए बनाती है। तो इसलिए यहां पे फॉर क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया। बड़ी सीधी सी बात है, फॉर बता रहा है कि जो सिस्टर जो खाना बनाती है, जो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, वो हम सबके लिए बनाती है, ठीक है। तो हम अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो मेरी बहन है वो किसके लिए इतना डिलीशियस खाना बनाती है, वो हम सब के लिए बनाती है, तो उसे हम फॉर से दर्शा सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। तो कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट सी चीज है, लेकिन अभी हम ऊपर ऊपर से ही समझ रहे हैं। डिटेल में प्रेपोजिशन के बारे में बात हम बाद में करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी। पहले वर्ड से शुरू करते हैं। यहां पे है माय। माय मतलब मेरी, है ना। तो यहां पे माय हुआ प्रोनाउन, सीधी सी बात है, ये मेरी जगह पे यूज हुआ है, मेरे नाम की जगह पे यूज हुआ है। सिस्टर मतलब कि ये एक नाउन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद यहां पे आता है ऑलवेज कुक्स। अब देखो कुकिंग करना जो है वो क्या होता है, वो एक एक्शन होता है, वो दर्शाता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, कुकिंग का कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो ये जो कुक्स है वो हो गया वर्ब, और यहां पे ऑलवेज हो गया एडवर्ब। क्यों हुआ ऑलवेज एडवर्ब, खाली कुक्स नहीं बोला, माई सिस्टर कुक्स डिलीशियस फूड ऐसा नहीं बोला, मेरी सिस्टर हमेशा अच्छा खाना बनाती है, ऐसा नहीं है कि आज खाली अच्छा खाना बनाया उसने, वो हमेशा से स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो ऑलवेज क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है कुक्स को, सीधी सी बात है। तो कुक्स क्या है, वर्ब है। इसके बाद डिलीशियस फूड है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि फूड है हमारा नाउन और डिलीशियस है एडजेक्टिव, है कि नहीं। फूड है नाउन और डिलीशियस है एडजेक्टिव। क्यों, फूड तो चीज को कहा गया है, खाने को कहा गया है, और डिलीशियस यानी कि इसको मॉडिफाई किया गया है, खाली फूड नहीं बोला गया, डिलीशियस फूड बोला गया है, स्वादिष्ट खाना बोला गया है, ठीक है। अब यहां पे अस तो हमें पता है कि ये प्रोनाउन है, सीधी सी बात है।
तो हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में भी ढूंढ लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो मज़ा आया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं मानता हूँ कि प्रपोजिशन ढूंढना इतना आसान नहीं था और इंग्लिश सीखना मैं ये बोलूँगा कि इतना मुश्किल भी नहीं है। हमें बस कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है हम बेहतर हो जाते हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप बेहतर होते जाएंगे अंग्रेज़ी भाषा में। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए मैं 4 प्रैक्टिस सेट्स लेके आया था अलग अलग और सबको मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी। यहाँ पे हमने 10 सेंटेंसेस देखे। हालांकि मैं ये कहूँगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने डीपली नहीं बताई, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, है ना। तो सेंटेंस नंबर 10 था आखिरी सेंटेंस और अब हमने प्रैक्टिस सेट कर लिए जितने भी थे। तो अब आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। ठीक है, तो अभी हम आगे बहुत चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, अच्छे से डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे उम्मीद होगी कि आप ज़्यादा बेहतर होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढने में। अभी बिल्कुल भी हताश मत होइएगा। अगर आप कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लेक्चर को देखा, अंत तक देखा। हम आगे मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए अलविदा।